साथियों नमस्कार। मैं अभय शर्मा अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक छोटा सा लॉजिक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, वो पढ़ाने जा रहा हूं। उस लॉजिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस एक बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लॉजिक्स होते हैं और एवरेज स्पीड उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो किसी भी स्तर के एग्जाम में हमको मिल सकता है। तो क्या होता है एवरेज स्पीड, कैसे उसको हम बहुत तेजी से सॉल्व करें, कैसे हम उसका कैलकुलेशन कम से कम करें, आज के इस क्लास में देखने जा रहे हैं। और आज की क्लास को देखने के बाद आप एसएससी जीडी, कांस्टेबल, एमपीएसआई, पटवारी, व्यापम का कोई भी एग्जाम ले लें, या आप एसएससी में चले जाएं, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं, उन सब में आज की क्लास आपको एक क्वेश्चन देगी और आपके लॉजिक को आज परफेक्शन लेवल पर पहुंचा देगी। तो आज हम बहुत डीपली और अच्छे से देखने वाले हैं कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है इसमें। चलिए समझते हैं एवरेज स्पीड होती क्या है। तो बेटा, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हर औसत का मतलब एक ही नहीं होता है ना। वैसे औसत क्या होता है? औसत का मतलब बेटा होता है कि जोड़ के भाग दे दो। जैसे एक क्लास में एज का, बच्चों की आयु का औसत निकालना है तो सभी बच्चों की आयु को जोड़ेंगे और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे देंगे। ये औसत होता है हमारा। लेकिन बेटा यहाँ पर वो औसत नहीं है, यहाँ उस औसत का मतलब नहीं है। हमारा औसत तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा गणितीय, अंक गणितीय, जिसको हम अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन और एक होता है हमारा हार्मोनिक मीन, यानी कि हरात्मक माध्य या हरात्मक औसत। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो औसत गति है, ये अंक गणितीय औसत नहीं होता, ये हरात्मक औसत होता है। ठीक है। लेकिन हम अभी उस डेप्थ में ना जाते हुए केवल औसत गति क्या होती है इसको समझने की कोशिश करें। तो बेटा, औसत गति का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। तो औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। आप एक व्यवहारिक बात समझ लें कि जो भी न्यूमेरिकल में गति हमको दी जाती है, स्पीड हमको जो भी दी जाती है बेटा, वो एवरेज ही होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अपने घर से अपने स्टूडियो के लिए रोज सुबह 30 kmph की गति से घर से निकलता हूँ, है ना। ये मेरी स्पीड हो गई घर से मेरे स्टूडियो तक आने की। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि मैं घर से ठीक घर से निकलते ही अपनी कार की स्पीड 30 kmph कर लेता हूँ? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कहीं मेरी गाड़ी रुकेगी, कहीं रेड सिग्नल पर रुकेगी, थोड़ी देर खड़ी रहेगी, 1 मिनट के लिए रुक जाएगी। कहीं मैं स्पीड ज़्यादा करूँगा, कहीं मैं कम करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंसिस्टेंसी हमारी 30 की बनी रहे, हम 30 की फिक्स स्पीड से घर से निकल के स्टूडियो तक आ जाएं। ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कहीं स्पीड कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं हम रुकते हैं, कहीं हम चलते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हम स्पीड निकालते हैं, वो हमारी 30 kmph आती है। तो जब भी बोला जाता है कि एक ट्रेन 60 kmph से जा रही है, वो उसकी औसत गति है। या एक बोला जाता है एक प्लेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, ये उसकी औसत गति होती है ना। तो जो भी स्पीड होती है वो सब अपने आप में औसत गति होती है। अब औसत गति निकालते कैसे हैं? तो औसत गति क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मैं 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं और वो 10 घंटे में कर रहा हूँ। 100 किलोमीटर की यात्रा में 10 घंटे में कर रहा हूँ, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी दूरी बटे तो बेटा कितना हो जाएगा ये? 10 kmph हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 10 kmph। यानी हर घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी सी बात समझ लीजिए कि औसत गति क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। यात्रा की कुल लंबाई में कुल समय का भाग देते हैं। ठीक है। चलो,
तो अभी हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें बेटा 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एक तो होता है इसमें सामान्य प्रश्न, नॉर्मल केस। एक होता है इसमें सामान्य प्रश्न। तो सामान्य प्रश्न में हम क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। बेटा दूसरा प्रश्न आता है जब दूरी समान हो, दूरी समान हो, दूरी समान हो। तो दूरी समान में आपने पुस्तकों में एक फॉर्मूला देखा होगा औसत गति का, 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं ये भी बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन दूरी जब समान हो, दो यात्राएं हो और दोनों की दूरियां समान हो, तो औसत गति का जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। अब फॉर्मूले से मुक्ति कैसे मिले उसका राज भी मैं बताऊंगा, है ना। फॉर्मूला और लॉजिक दो डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉर्मूले याद रह जाएं बहुत अच्छी बात है, लॉजिक समझ में आ जाए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, या इस फॉर्मूले को के विकल्प के रूप में हम किस लॉजिक को लेके आगे बढ़ेंगे जिससे तेजी से आंसर आ जाए, तो ये आपको समझना है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल के साथ में लॉजिक बताता जाऊंगा। ठीक बेटा, तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है जब दो यात्राएं हों और दोनों यात्राओं में समय समान हो, टाइम इक्वल हो, समय समान हो। तो यहां पर बेटा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो s1 प्लस s2 बटे 2 बनता है। क्या बनता है, s1 प्लस s2 बटे 2। तो देखो एवरेज स्पीड में भी अगर हम जाएं तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक सामान्य प्रश्न, एक दूरी समान वाले प्रश्न और एक समय समान वाले प्रश्न। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे चीजों को आज मैं आपको अगले 1 घंटे में पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए और एक बार ढंग से इस क्लास को आप ले लेंगे, जो 10-12 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं वो आप कर लेंगे, तो आपको कांस्टेबल से लेके सीजीएल मेंस तक एवरेज स्पीड से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और औसत गति का प्रश्न हर एग्जाम में आता है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, एसआई हो, या आपका सी सेट हो, एमपीपीएससी सी सेट हो, या कोई भी आप एग्जाम उठा लेना, एवरेज स्पीड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो आज की क्लास एवरेज स्पीड के नाम, और देखते हैं कि क्या होती है एवरेज स्पीड, कैसे बनते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा सामान्य प्रश्न को लेंगे। तो बेटा सीधे प्रश्न पर आ रहा हूं मैं, और प्रश्न के साथ साथ हम लॉजिक को भी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि एक रेल 225 किलोमीटर जा रही है 3.5 घंटे में। ठीक है, एक रेल 225 किलोमीटर जा रही है 3.5 घंटे में, और फिर 370 किलोमीटर जा रही है वो 5 घंटे में। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा हमको क्या बताना है, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, चलो चलो। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी हमको ये बताना है। तो देखो आप इसको पिक्चराइज करो, अगर आप इसको पिक्चराइज करो, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम 225 किलोमीटर चले गए। तो बेटा ये 225 किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना लग रहा है हमको, 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे लग रहे हैं। और उसके बाद हम 370 किलोमीटर और चले गए, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे लग गया हमको। ठीक है, तो पूरी जर्नी में ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, पूरी यात्रा में ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। हमने शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से की, धीरे धीरे हम जाएंगे जहां डिस्टेंस इक्वल है, फिर हम जाएंगे मोर देन 2 जर्नी, फिर हम जाएंगे जहां टाइम इक्वल है ना। तो सारा का सारा कंसेप्ट में लेके चलूंगा, और आपको उस लॉजिक से बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपके मिनिमम टाइम में निकल जाएं, कैलकुलेशन कम से कम हो, सोचना भी कम से कम पड़े आपको। ठीक, तो बेटा यहां पर औसत गति का बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कई टीचर कई फॉर्मूले याद कराते हैं, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 225 प्लस 370 अपॉन
कुल समय 3.5 प्लस 5। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, ये 7 और 2 9, और 3 2 5, और ये 8.5। 17 से कट रहा है देखो, 17 से काटोगे तो नीचे आएगा 17 5 85 यानी 0.5, और 17 3 51, और 17 5 85 डेसिमल ऊपर जाएगा तो 350/5, और 5 से बेटा इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 70 kmph। तो औसत गति हमारी कितनी हो गई, 70 kmph हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 70 kmph। क्लियर है ना। तो ये औसत गति होती है। औसत गति में कुछ नहीं है, एक बात याद रखनी है आपको, कितने भी क्वेश्चन हो, कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, कैसे भी घुमा दें, आपको याद क्या रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। एक छोटी सी बात याद रखना है, आपके सारे के सारे सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से बनाने वाले हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें डिस्टेंस भी दी गई थी और इसमें टाइम भी दिया गया था। चलिए अब हम लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है और कंसेप्ट को बेटा समझते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मैक ए से बी तक 250 मील की दूरी 5.5 घंटे में तय करता है। देखो मैक जो है वो ए से बी जा रहा है, ये ए है और ये बी है। मैक ए से बी जा रहा है 250 मील तक 5.5 घंटे में। तो बेटा ये हमारा 250 मील है और जाने में टाइम कितना लग रहा है हमको, हमको लग रहा है 5.5 आवर्स। ठीक है, अच्छा, और लौटने में, अब लौटेगा भी 250 मील, तो लौटने में उसको टाइम लग रहा है 4.5 घंटे, यानी 4.5 आवर्स। तो आपको बताना है बेटा औसत गति क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो सीधा सीधा बेसिक लेवल जीरो लेवल का क्वेश्चन हो गया कि भाई हम जाएंगे 250 और आएंगे भी 250। तो कुल दूरी ये हो गई, जाने में हमको लगेगा 5.5 घंटे, लौटने में लगेगा 4.5 घंटे, तो कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500 बटे बेटा ये कितना हो गया 10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो फिर आपका आंसर आ गया 50 माइल पर आवर। 50 माइल पर आवर। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया, 50 मील प्रति घंटे। तो औसत गति क्या होती है, एक सामान्य बात करें, एक साधारण बात करें, तो औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवालों में थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे, लेकिन कोई भी सवाल हो, औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। हमको यही बात दिमाग में रखनी है अपने, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 डिस्टेंस को लेके है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको बनाते हैं अच्छे से। इस बार एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहां पर ए बी सी 3 बंदे हैं, वो कहते हैं कि ए बी सी एक यात्रा कार द्वारा पूरी करते हैं। ठीक है, पहले 1 घंटा ए कार चला रहा है, पहला घंटा ए कार चला रहा है ना, पहला घंटा ए काम चला रहा ए चला रहा है 50 kmph से। अगले 2 घंटे बी चला रहा है 48 kmph की गति से। अगले 3 घंटे सी चला रहा है 32 kmph की गति से। और अपने डेस्टिनेशन पर 6 घंटे बाद ये पहुंचते हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखो हमको ये दिया जा रहा है कि एक जर्नी है बेटा, पहले 1 घंटे कार चलाता है ए, फिर उसके बाद 2 घंटे तक कार चलाता है बी, और उसके बाद 3 घंटे तक कार चलाता है सी।
तो 6 घंटे कार चल गई, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। लेकिन पहले 1 घंटे में हमारी स्पीड कितनी थी? 50 kmph। फिर जब बी ने कार चलाई 2 घंटे तक, तो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 48 kmph। और आखिरी के 3 घंटे जो सी ने कार चलाई, वो उसकी गति कितनी है? 52 kmph। तो अब आपको ये बताना है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, औसत गति क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टाइम तो दिया है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 यात्राएं हो गई ना, 1 घंटे की पहली, 2 घंटे की और 3 घंटे की तीसरी यात्रा, 3 यात्राएं हो गई हमारी, कुल समय तो ये हो गया। लेकिन दूरी कहाँ है? फॉर्मूला क्या बोलता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कहाँ है? तो दूरी क्या होता है बेटा? दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो देखो, चाल का और समय का, स्पीड का और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहली यात्रा की दूरी कितनी होगी? 50 × 1 यानी कि 50 किलोमीटर। दूसरी यात्रा की दूरी कितनी होगी बेटा? इनका मल्टीप्लाई, 48 दूनी 96 किलोमीटर। और तीसरी यात्रा की दूरी 52 × 3 यानी 156 किलोमीटर। बात समझे आप? तो पहली यात्रा में हम कितना चलेंगे? एक दूरी बराबर चाल गुणा समय यानी कि 50 किलोमीटर। दूसरी यात्रा में 48 दूनी 96 किलोमीटर। और तीसरी यात्रा में 52 × 156 किलोमीटर। तो बेटा कुल दूरी भी आ गई ऊपर और नीचे कुल समय भी आ गया। कुल समय कितना आ गया? 6। और कुल दूरी आप जोड़ोगे तो ये आ रहा है आपका, ये 306। ये कितना आ रहा है? 300 6 6 12 है ना, 302 आ रहा है, 302। ठीक। तो बेटा 302 टोटल आ गया इसका। अब 6 का भाग दोगे तो 6 × 5 = 30, 50 बार भाग जाएगा 2/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो बेटा आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 50 सही 1/3 kmph। ठीक है। तो औसत गति क्या होता है आपके दिमाग में आ गया होगा। हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, नॉर्मल लेवल के 3 एग्जाम्पल देख लिए, जहां दूरी भी अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, 2 यात्राएं भी हैं, 3 यात्राएं भी हैं। तो बेटा एक साधारण परिस्थिति में औसत गति हमेशा क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक। तो कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, समझते हैं। अब ये जो केस आया, अब ये जो केस आया बेटा, इसमें बोला गया है, अब यहां ध्यान देखना, अब यहां लॉजिक चेंज हो रहा है। ये बेटा दूरी समान है, ये वाला केस क्या है? दूरी समान। और यहीं से लॉजिक चालू हो जाते हैं, है ना। जब दूरी समय चाल सब अलग अलग हो तो सामान्य परिस्थिति होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था 3 तरह के केस होते हैं, सामान्य, दूसरा दूरी समान और तीसरा समय समान। तो सामान्य प्रश्न हमारे शुरू के 3 थे, जहां दूरियां भी अलग अलग थी, 2 या 2 से अधिक यात्राओं का समय भी अलग अलग था, चाल भी अलग, सब कुछ अलग अलग था। तो औसत गति हम निकाल रहे थे। लेकिन अब इस केस में क्या दिया है? वो कह रहे हैं एक व्यक्ति पी से क्यू गया और लौट के भी आया, और लौटते में उसने अपनी स्पीड 50% बढ़ा दी। तो क्या बोल रहे हैं वो? कि वो गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पी से क्यू, और जा रहे हैं तो 40 kmph से जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं तो 40 kmph से जा रहे हैं, और लौट रहे हैं तो स्पीड को 50% बढ़ा दिया। तो बेटा 20 बढ़ा दिया तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 kmph हो जाएगी, 60 kmph हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न को समझा आपने? तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति पी से क्यू जाता है 40 kmph से और लौट के आता है 60 kmph से, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ दूरी तो दी ही नहीं है, दूरी यहाँ पर दी ही नहीं है। तो अब आप एक बात समझ लो, जो औसत गति हम निकालते हैं दूरी समान के केस में, वहां दूरी का कोई अर्थ है भी नहीं। कैसे नहीं है वो मैं आपको अलग से समझाता हूं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि औसत गति बराबर होता है 2s1s2 बटे s1+s2। एक तो बेटा इस तरह के सवालों को इस फॉर्मूले से भी हम बना सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है पहले आप वो समझ लो। जैसे मान लो
कि आप ए से बी जा रहे हो एक्स के एमपीएच से, ए से बी जा रहे हो आप S1 के एमपीएच से, ठीक है, S1 के एमपीएच से, और लौट के आ रहे हो आप S2 के एमपीएच से, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है डी, इनके बीच की दूरी कितनी है डी। तो हमें निकालना है औसत गति। तो बेटा औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है कुल दूरी, तो डी जाओगे और डी ही लौटोगे, कुल दूरी जाने में और आने में बटे कुल समय। अब समय क्या होता है, समय बराबर होता है, अब समय तो पता ही नहीं है, पहली यात्रा में समय कितना लगा, दूसरी यात्रा में कितना समय लगा, तो यहाँ समय पता नहीं है तो समय निकाल लेते हैं। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो पहली यात्रा का समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, और दूसरी यात्रा का समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी डी, चाल S1, तो जाने में समय कितना लगा D/S1, और लौटने में कितना समय लगा, दूरी डी और चाल S2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो ये आ जाता है 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, रट सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने बता दिया, या बेटा इसके अलावा एक लॉजिक भी होता है, उसको भी देखते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने समझा दिया। फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है, और फॉर्मूला, लेकिन प्रॉब्लम है, हर फॉर्मूले की एक लिमिटेशंस होती है। ये फॉर्मूला केवल दो डिस्टेंस के लिए काम करता है, जब डिस्टेंस दो से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो फिर ऐसे फॉर्मूले का क्या काम जो एक सीमित दायरे में काम करे। लॉजिक बेटा सीमित दायरे में काम करता है, फॉर्मूला सीमित दायरे में काम करता है। तो ये फॉर्मूला अच्छा है बट दो ही डिस्टेंस के लिए है, अगर दो से ज्यादा डिस्टेंस होंगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर हमें लॉजिक भी समझना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि औसत गति हम निकाल रहे हैं तो दूरी कहीं दिख रही है, तो डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं रहता, ठीक है। तो बेटा ऐसा करते हैं, ऐसे केस में हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं हमेशा। डिस्टेंस ऐसी एज्यूम करना है जिससे 40 का भी डिस्टेंस में भाग चला जाए, 60 का भी। तो डिस्टेंस हमेशा क्या एज्यूम करना है, 40 और 60 का एलसीएम। और ऐसी डिस्टेंस लेने से फायदा ये है कि जब हम ट्रेवल टाइम निकालेंगे, जब हम ट्रेवल टाइम निकालेंगे उस कंडीशन में फ्रैक्शन नहीं आएगा, कैलकुलेशन बड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो बेटा 40 और 60 का एलसीएम, 40 60 का एलसीएम, दूरी क्या होगी, 40 60 का एलसीएम। तो बेटा ये कितना होगा, ये होगा 120। तो दूरी कितनी मान लो आप, 120 किलोमीटर। ये मेरा लॉजिक है, फॉर्मूले का यूज हम बाद में करेंगे, पहले लॉजिक भी आप समझ लो। तो आप 40 की स्पीड से जितना जाते हो उतना ही 60 की स्पीड से आते हो। तो बेटा हम दूरी कितनी मान लेते हैं, 40 60 का एलसीएम 120। तो आप देखो औसत गति क्या आ जाएगी, तो कुल दूरी 240 हो जाएगी। भाई जाना और आना, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 240। अच्छा पहली यात्रा में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, 120 में 40 का भाग दोगे, 4 3 12, 3 घंटे। और दूसरी यात्रा में 60 बटे 120 करोगे तो 2 घंटे। तो ये कितना हो गया, 240 बटे 5, तो 5 चौक 20, 5 8, यानी कि कितना हो गया, 48 के एमपीएच, ठीक है। तो लॉजिकली हमको चलना है, तो दूरी को हमको एज्यूम करना पड़ेगा, और दूरी हमने कितनी एज्यूम कर ली, 120। कैसे एज्यूम की, तो डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड का एलसीएम लेना है, डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, स्पीड का एलसीएम। उसके बाद नॉर्मल हम वही काम करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक ही है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको दो यात्राएं हैं और दोनों यात्राओं की दूरियां समान हैं, मान लो दूरी नहीं दी है ना, तो फिर हमें दूरी एज्यूम करना है। हो सकता है आपकी यात्राएं दो ना हो, दो से अधिक हो, तीन हो या चार हो, उस परिस्थिति में ये फॉर्मूला हमारा फेल हो जाता है, और ये लॉजिक हमको बहुत हेल्प करता है। हाँ, अगर दो ही दूरी है और फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत तेजी से आंसर आता है। आप देखो औसत गति क्या हो जाएगी, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। आप याद कर लेना इसको। तो 2 इंटू 40 इंटू 60/100, तो बेटा 20 से 20, 4 6 24 दूनी 48। तो आंसर कितना हो जाएगा, 48 के एमपीएच, ठीक है बेटा।
तो दो प्यारे प्यारे लॉजिक हैं, एक प्यारा सा लॉजिक है जिसमें डिस्टेंस हमको एज्यूम करना पड़ता है, और एज्यूम डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड का एलसीएम। और दूसरा आपका ये फॉर्मूला है, अगर दो डिस्टेंस का न्यूमेरिकल आता है तो आप सीधे फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक, चलिए, तो ये हमारा एवरेज स्पीड का वो क्वेश्चन जहां पर डिस्टेंस इक्वल थी। चलिए, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो अब बेटा इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक कार चालक मैदान से पहाड़ गया 200 किलोमीटर, ठीक है, और 40 की एमपीएच की गति से, और फिर लौट के आया 20 की एमपीएच की गति से, और उसकी औसत गति क्या होगी, है ना। तो देखो, मैदान से पहाड़ की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। अब वो जा रहा है 40 की एमपीएच से, और लौट रहा है वो 20 के एमपीएच से, लौट रहा है वो 20 के एमपीएच से। तो बेटा औसत गति हमको निकालनी है। तो आपको दो तरीके बता दिए मैंने, दो जर्नी के केस में, दो इक्वल जर्नी के केस में फॉर्मूला भी है और लॉजिक तो है ही। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो औसत गति क्या हो जाएगी भाई, औसत गति 2s1s2, s1 का मान 40 है, s2 का मान 20 है, और फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस उसमें होता ही नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, औसत गति जो होता है वो क्या होता है, 2s1s2 बटे s1 प्लस s2, है ना, इक्वल डिस्टेंस में। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2s1s2 बटे s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, 60। तो 20 3 60, तो 80/3 हो गया। ये कितना हो गया, 80/3, और 80/3 का मतलब होता है 26.66 के एमपीएच, या 26.67 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमें प्रॉपर लॉजिक से जाना हो तो औसत गति क्या होता है, कुल दूरी। तो बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 400, 200 जाना 200 आना, कुल समय, समय कितना, 40 पंजे 200, और 20 से काटोगे तो बेटा 20 बार। क्लियर है, चलो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 400/25, 400/25, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 × 8 = 40, 5 है ना, 400/25 आ रहे, नहीं 10 आएगा ना, ये 10 आएगा, 10 आएगा, 20 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 15 आएगा, है ना। ये कितना आएगा, 15 आएगा। ये 80/3, और 80/3 का मतलब 26.66 के एमपीएच, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन दूरी समान हो तो ये फॉर्मूला बहुत प्यारा है, इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक, बाकी देखो प्रेजेंटेशन अलग अलग ढंग से हो सकता है। जैसे मैं ऐसे पिक्चराइज कर रहा हूं, इसको दूसरे ढंग से भी प्रेजेंट हम कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम से चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, है ना, बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और अब हम लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखो क्या है, कि एक लड़का 12 के एमपीएस की गति से, अब देखो यहां पे बेटा तीन ये है कि दूरी समान नहीं है, दो यात्राएं तो हैं मगर दूरी समान नहीं है, ठीक है। दूरी समान, अगर दूरी समान है, दो यात्राएं हैं, तो फॉर्मूला हमारा रामबाण हो गया, तेजी से आंसर, 10 सेकंड में आंसर। लेकिन जब दूरियां समान ना हो, जैसा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक लड़का 12 kmph से जा रहा है 10 किलोमीटर। आप भैया 10 किलोमीटर जा रहे हो, पहले आपकी गति कितनी है, 12 kmph। फिर आप जा रहे हो 12 किलोमीटर, और आपकी गति कितनी है, 10 kmph। अब आप औसत गति बताओ। अब यहां आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना, है ना, यहां आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना। और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन मिलना जरूरी होता है, नहीं तो आप कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। अभी दो ही जर्नी है, जर्नी बेटा दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी जर्नी दो ही है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर हम, डिस्टेंस तो हमारी 22 आ जाएगी, और औसत गति क्या होता है, औसत गति होता है
कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ फॉर्मूला तो लगेगा नहीं 2s1 अपॉन s1 + s2, क्योंकि दूरियां अलग अलग हो गई। अब इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, या तो आप क्या करोगे, कुल दूरी, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, 10/12, और यहाँ 12/10। अब देखो फ्रैक्शन आ गया, और जहां भी फ्रैक्शन आ गया वहां कैलकुलेशन आपका बढ़ गया। तो हमारी कोशिश रहती है कि पूरे अर्थमेटिक में हम फ्रैक्शन से बचें, पूरी कोशिश। टाइम एंड वर्क तो हम पूरा फ्रैक्शन से ही बचाते हैं, एलसीएम मेथड से लगा के, है ना। तो बेटा फिर ये काम नहीं करना हमको, हमको ये काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि डिस्टेंस में स्पीड का भाग देने पर फ्रैक्शन आ रहा है। तो अब एक बात आप अपने मन में बिठा लीजिए कि दूरी ऐसी हो जो स्पीड से कटे। मैं क्या बोल रहा हूं, दूरी ऐसी हो, दूरी ऐसी हो, ऐसी हो जो जो स्पीड से कटे, जो स्पीड से कटे, दूरी ऐसी हो जो स्पीड से कटे। अब यहां पे दूरी ऐसी नहीं है जो स्पीड से कटे, तो बेटा यहां पे हमको दूरी में चेंज करना पड़ेगा। दूरी में चेंज कैसे करते हैं, याद रखना, जो दोनों डिस्टेंस हैं उनका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो जो है वही रहना चाहिए। नंबर्स चेंज कर सकते हैं लेकिन रेशियो चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि 12 और 10 का एलसीएम, 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60। 12 और 10 का एलसीएम, स्पीड का एलसीएम निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस नहीं मालूम तो स्पीड का एलसीएम लेके डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। अब हमको डिस्टेंस तो मालूम है यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस ऐसी है कि जो स्पीड से कट नहीं रही है, तो रेशियो तो हम वही मेंटेन करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, स्पीड का जो एलसीएम आ रहा है 60, उसका गुणा पहली दूरी में भी कर देंगे और दूसरी दूरी में भी कर देंगे। तो बेटा अब ये ऐसी दूरियां आ जाएंगी जिनका रेशियो तो वही है जो पहले था, रेशियो में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसी दूरियां हैं जो 12 से भी कट रही हैं और ये 10 से भी कट रही हैं। अब ये सवाल आपका उस स्टेज पर आ गया जहां पर कहीं कैलकुलेशन में समस्या आने वाली नहीं है। तो बेटा जब आप औसत गति निकालोगे तो औसत गति कितनी हो जाएगी, कुल दूरी, बेटा ये 600 हो गया और ये 720 हो गया, ठीक है, 600 और 720 हो गया, ठीक है, बटे समय। अब बेटा 12 दूरी बटे चाल करोगे, 60 इंटू 10 में 12 का भाग दोगे, 12 पंजे 60, 5 धाम 50, 50 घंटे इसको लग रहे हैं, और 10 से जीरो काट दिया, 12 छिंग 72 घंटे इसको लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1320 बटे कितना हो गया 122। तो बेटा ये काटोगे 2 से, 2 6 12, 2 6 12 और जीरो, और ये 61, 61 का भाग दोगे तो 10 टाइम जा रहा है, और 50/61 बच रहा है ना। या इसको डेसिमल में बदलोगे तो 10 पॉइंट, ये 500 की रेंज हो जाएगा, दशमलव हट के 500 हो जाएगा, और 60 से 8 बार कटेगा, ये 60 6 48, तो 10.8 के एमपीएच बेटा इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10.8 के एमपीएच, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो आप उस टेक्निक को समझ लीजिए कि जब दूरियां ऐसी हों जो गति से, स्पीड से ना कटें, तो टाइम फ्रैक्शन में आएगा। तो बेटा क्या करते हैं कि दूरियों में हम क्या करते हैं, दोनों दूरियों में हम क्या करते हैं, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से हमको वो दूरी मिल जाती है जिसमें गति का पूरी तरह भाग जाता है और समय हमको एग्जैक्ट वैल्यू में मिल जाता है। और जो सवाल हमारा कैलकुलेशन में टाइम खराब करने जा रहा था, अब वो क्वेश्चन कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करता। ठीक है, देखो मैं फिर बोलता हूं, यूट्यूब पे आप जाओगे, बहुत टीचर बहुत चीजें पढ़ाते हैं, इसी पैटर्न को हम एक और ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज करेगा आपको जाके, उसमें ये डायग्राम नहीं बनता, उसमें लिखते जाते हैं, है ना। वो आगे जाके आपको भ्रमित करेगा, वो परेशान कर देगा। इसीलिए बिल्कुल सुलझा हुआ तरीका मैंने रखा है, और मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि इससे बेस्ट एवरेज का प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। मैंने दुनिया भर के वीडियोस को देखने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इससे अच्छा एवरेज का प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो बिल्कुल शानदार चीज आपके लिए लेके आया हूं। ठीक, तो फटाफट इसको नोट करें। यहां पर 2 यात्राएं थी
और दोनों यात्राओं में दूरियां ऐसी थी, अलग अलग थी। पहली बात तो दूरी समान नहीं थी, और दूरियां ऐसी भी थी कि टाइम हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था। तो हमको क्या करना है, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर देना है, तो हमें ऐसी डिस्टेंस मिल जाएंगी जिनमें स्पीड का भाग देने पर टाइम हमको नॉर्मल नंबर में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, और अब अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम एवरेज स्पीड को और अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो बेटा अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करें। देखो वो कह रहे हैं एक कार, वही क्वेश्चन है, उसको प्रेजेंटेशन अलग ढंग से हो गया। एक कार ए से बी के लिए 60 kmph की गति से जाती है। कह रहे हैं एक कार जा रही है ए से बी के लिए, ये ए है और ये बी है, और 64 kmph से जा रही है, 64 kmph से जा रही है। अच्छा, लौटते में उसकी चाल पहले से कम है, मान लो बेटा कितनी है, एक्स है। लेकिन पूरी जर्नी में उसकी औसत गति कितनी है, 56 kmph है। तो बेटा इस पूरे केस में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आई, 56 kmph। यानी ऑन एन एवरेज आज 56 से जा रहे थे, 56 से ही लौट रहे थे। तो आपको बताना है कि जो हमारी रिटर्न की जर्नी है वो क्या होगी, औसत गति हमारी क्या होगी। ठीक है, हमारी रिटर्न की जर्नी जर्नी क्या होगी, है ना। पिछला क्वेश्चन अगर आप देखो, तो अगर हम देखें बेटा, इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन देख लें, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। हम 200 गए और 200 ही लौटे, 40 की स्पीड से जा रहे हैं, और हमारा औसत गति आ रहा है 26.66, और लौटने की गति हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आप दो केस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर दो, तो बेस्ट अप्रोच वही रहेगी, है ना। नहीं तो आपको डिस्टेंस एज्यूम करनी पड़ेगी, 64 के हिसाब से एक डिस्टेंस एज्यूम करोगे, डिस्टेंस एज्यूम करोगे, फिर वो एवरेज स्पीड उस डिस्टेंस का डबल करके हमको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बहुत लफड़े हो जाएंगे। तो बेटर है उलझे हुए सवालों में सुलझा हुआ तरीका कि हम फॉर्मूला लगा दें, एवरेज स्पीड बराबर टोटल 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, 2s1 बटे s1 प्लस s2, ये हम तरीका लगा दें। ठीक है, ठीक। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, औसत गति हमको कितनी दे रखी है, 56। औसत गति कितनी दे रखी है, 56, और ये दे रखा है 64 इंटू एक्स। ठीक है, बटे आपका कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2, यानी 64 प्लस एक्स। बात समझे आप। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 64 इंटू एक्स, s1 इंटू s2, 2s1 इंटू s2, 2 नहीं लिखा तो ये 2 लिख देते हैं, 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, जरा सॉल्व करें, 8 7 56 और 8 8 64, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो 6 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28, 2 बचा, 7 6 42 और 2 44, 748 प्लस 7x बराबर 16x, 16x। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इनका अंतर 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 448/9, 448/9। तो बेटा 9 का भाग दोगे इसमें, तो 9 9 चौक 36, 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 चौक 36 और 8 88, 9 9 ज़ा 81, बचा कितना, 7 7/9 kmph। तो 49 सही 7/9, तो 49 पॉइंट समथिंग में बेटा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसीलिए फिर इसमें बेटर होगा हम फॉर्मूला लगा लें। तो याद रख लो आप, अगर दो डिस्टेंस हो, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो, तो उस कंडीशन में तो फॉर्मूला ठीक है ना।
तो लेकिन जब दो से ज्यादा डिस्टेंस हो तो फिर हमको लॉजिक पे ही आना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसा कि हम अगला क्वेश्चन अपना लेने वाले हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसको आप देखिए क्या है। वो कह रहे हैं एक व्यक्ति कुल यात्रा का एक तिहाई भाग 1 एमपीएच की गति से जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति एक तिहाई भाग जा रहा है 1 एमपीएच से, फिर अगला एक तिहाई भाग जा रहा है बी की एमपीएच से, और फिर शेष भाग जा रहा है सी की एमपीएच की गति से। तो बेटा एक तिहाई तो बचा हुआ भी एक तिहाई होगा, है ना। तो तीन इक्वल डिस्टेंस हो गई, कुल दूरी की तीन बराबर दूरी हो गई, एक तिहाई दूरी, एक तिहाई दूरी, एक तिहाई दूरी, ठीक है। तो मान लो कुल दूरी डी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तिहाई दूरी, ये भी एक तिहाई दूरी, और ये भी एक तिहाई दूरी लिख सकते हैं। एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई दूरी, ठीक है। पहली यात्रा कर रहा है वो ए के एमपीएच से, दूसरी यात्रा कर रहा है वो बी के एमपीएच से, और तीसरी यात्रा कर रहा है वो सी के एमपीएच से, ठीक है। तो आपको बताना है पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। अब देखो बेटा, जब दूरियां एक बराबर हैं तो यहाँ सिंबॉलिक प्रश्न है, एग्जैक्ट डेटा तो हमको दिया नहीं है। तो जब ये भी जितनी दूरी ये है उतनी ये उतनी ये, तो फिर हम दूरियों को बेटा क्या कर लेंगे, दूरियों को हम क्या कर लेंगे, हम दूरियों को लिख लेंगे एक एक एक, एक एक और एक लिख लेंगे, है ना। हम दूरी को क्या लिख लेंगे, एक एक एक। अब मैंने क्या बोला था कि हम ऐसे केस में जहां डिस्टेंस में स्पीड का भाग देने पर अगर हम समय निकालेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, समय निकालेंगे तो हर यात्रा का टाइम फ्रैक्शन में ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर देंगे। तो बेटा ए बी सी का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी और सी का मल्टीप्लाई ए बी सी आएगा। तो पहली दूरी भी हम कितनी मान लें, 1 इंटू ए बी सी, दूसरी दूरी भी कितनी मान लें, 1 इंटू ए बी सी, और तीसरी दूरी भी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 इंटू ए बी सी। भाई ये बात समझे, ये बात समझे आप। तो पहली दूरी भी हमारी 1 इंटू ए बी सी, दूसरी भी, और तीसरी दूरी भी हमारी 1 इंटू ए बी सी। हमने क्या किया, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई तीनों दूरियों से कर लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ दूरियां बराबर हैं तो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते। तो मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला केवल दो दूरी के लिए काम करता है, दो से ज्यादा दूरी के लिए काम नहीं करता, है ना। यहाँ यात्राएं कितनी है, तीन है। तो यहाँ हमको प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से जाने में प्रॉब्लम ये थी कि जो टाइम है हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था। तो हम शॉर्ट बनाने के लिए सवाल को क्या करते हैं कि भाई हम एलसीएम का, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस से कर देते हैं। तो बेटा अब देखो औसत गति कितनी आएगी, एक लाइन में जवाब आ जाएगा कि कुल दूरी कितना होगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि 3 ए बी सी। कुल दूरी हो गया 3 ए बी सी। अच्छा, पहली यात्रा में समय कितना लगेगा, तो बेटा पहली यात्रा में समय कितना लगेगा, कुल दूरी, दूरी कितनी है ए बी सी बटे चाल, चाल कितनी है, ए से कट गया तो समय कितना लग गया, बी सी, है ना। ऐसे ही बेटा दूसरी यात्रा में समय कितना लगेगा, तो ए बी सी में किसका भाग दे देंगे, सेकंड जर्नी की स्पीड बी का, तो बी से बी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए सी। और ऐसे ही थर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, सी से सी कट जाएगा तो ए बी। तो बेटा यही इसका आंसर है। औसत गति क्या हो जाएगी, ए 3 ए बी सी बटे बी सी, ए सी और ए बी। तो ये क्या हो गया, सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी।
और अब लेते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और देखिए क्या है ये क्वेश्चन। एक कार एक तिहाई यात्रा 10 के एमपीएच से, है ना, एक तिहाई यात्रा 10 के एमपीएच से, फिर अगली एक तिहाई यात्रा 20 के एमपीएच की गति से, और अंतिम एक तिहाई यात्रा 60 के एमपीएच की गति से तय करता है। तो यहाँ भी बेटा 3 जर्नी है और तीनों 1/3 1/3 1/3 यानी समान अनुपात में है। तो यहाँ भी 3 जर्नी है और ये भी जर्नी अगर एक है तो ये भी एक है और ये भी एक है, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। और स्पीड कितनी दी गई है, पहली की 10 के एमपीएच और दूसरी की 20, और तीसरी यात्रा में हमारी गति कितनी है, 60। ये हमको दे रखी है 60, और एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, फॉर्मूला 2 के लिए रहता है। तो बेटा क्या करें, डिस्टेंस ऐसी रखें, डिस्टेंस एज्यूम करनी पड़ेगी। मैंने बोला था कि डिस्टेंस का ज़्यादा रोल होता ही नहीं है एवरेज स्पीड में। तो डिस्टेंस ऐसी मान लो जिसमें सब स्पीड का भाग चला जाए। तो 10 20 60, 10 20 60 का एलसीएम कितना, 60 है ना, 10 20 60 का एलसीएम 60। तो बेटा 60 का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर दो आप, 60 का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर दो आप। तो बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 60 60 यानी 180, 60 60 60 180। पहली यात्रा में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। तो बेटा दूरी 60 है और चाल कितनी है 10, तो समय कितना लगेगा, 6 घंटे। दूसरी यात्रा में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 20, तो 20 3 60, तो कितना हो गया 3। और तीसरी यात्रा में दूरी बटे चाल यानी 60 बटे 60 यानी कि 1, कितना हो गया 180 बटे 10, ये कितना हो गया 18 के एमपीएच। तो बेटा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 18 के एमपीएच। ठीक है, तो ये हटा देना आप, ये तो मैंने स्पीड निकाल के आपको बताए हैं। तो आंसर कितना हो गया आपका 18 के एमपीएच। तो बेटा बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, डिस्टेंस को एज्यूम करने से न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक हो जाता है, कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है ना। तो बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छी कोई अप्रोच हो ही नहीं सकती, है ना। प्रेजेंटेशन इसका एक और ढंग से कर सकते हैं इसी कंसेप्ट का, लेकिन उससे भी बेटर ये प्रेजेंटेशन है, इससे कहीं कोई रत्ती भर भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आता। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कि दूरी का अनुपात समान ही आ रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी 1:1:1 था, इसमें भी 1:1:1 है। अगर ये समान ना हो तो क्या होगा, तब भी क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो अगला क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जहां दूरी का अनुपात समान ना हो, इक्वल डिस्टेंस ना हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस ना हो, डिस्टेंस अलग अलग हो। चलिए, तो अब हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में हमारी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक बार आप, प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3 भाग, कुल यात्रा का 1/3 भाग 50 के एमपीएच से जा रहा है। ठीक है, फिर 1/4 भाग 40 से जा रहा है, फिर 1/4 भाग जा रहा है वो 40 से, और बाकी का शेष भाग लिख रहा है वो, शेष जो वो जा रहा है वो, तथा यात्रा का शेष भाग 20 से जा रहा है। तो पहला 1/3 भाग जा रहा है वो 50 के एमपीएच से, पहला 1/3 भाग जा रहा है वो किससे, 50 के एमपीएच से। ये बेटा वो जा रहा है 50 के एमपीएच से, और अगला 1/4 जा रहा है वो 40 के एमपीएच से, और शेष जो दूरी है वो 20 के एमपीएच से, शेष दूरी 20 के एमपीएच से। तो पहले तो ये 1/3 1/4, और इसमें ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की जब लैंग्वेज आ जाए तो आप देखो दूरी आप ऐसी एज्यूम करना जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, है ना। तो दूरी बेटा ऐसी एज्यूम करना जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 3 और 4, ये बात ध्यान देना, बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं होती है। तो दूरी ऐसी हो जो 3 से भी कटे और 4 से भी। तो 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं, 12। तो बेटा इस बार हम क्या मान लें, अगर हम दूरी मान लें 12 किलोमीटर,
दूरी अगर कुल 12 किलोमीटर मान लें तो बेटा पहली जर्नी क्या हो जाएगी, पहली जर्नी हो जाएगी हमारा 12 का 1/3, है ना। चलो ठीक है। तो आप देखो, पहली जो जर्नी है हमारी, वो पहली जर्नी है वो कितनी हो जाएगी, पहली जर्नी जो हमारी है वो हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो गया। चलो, तो इस बार हम इसको ऐसे बनाते हैं। चलो, तो इस बार इसको हम ऐसा बना लेते हैं कि जो पहली जर्नी है इसको हम क्या मान लेते हैं, 12। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 4। इस जर्नी को हम कितना मान लेते हैं, इस जर्नी को हम मान लेते हैं 12। तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 का काटोगे तो 3 हो जाएगी। तो 12 में से 4 ये 3, ये तो बचा कितना, 7। तो नेक्स्ट दूरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा इसको अब हम जरा इरेज कर देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया कि हम पहला 4 है, तो फिर 3 है, और फिर कितना होगा, बाकी दूरी 7। तो ये हमने 4:3:7 अनुपात निकाल लिया। पिक्चर क्लियर है। तो वो कह रहे हैं कि 1/4, एक वो कह रहे हैं कि पहले 1/3 थी, फिर बाकी दूरी, कुल दूरी का 1/4 पे शेष है। तो कुल दूरी 12 मान लें, कुल दूरी हम 12 मान लें, तो पहली दूरी कितनी आ जाएगी, 4। दूसरी आ जाएगी 4×3=12, और 12 में से 7 गया तो बेटा अगली दूरी कितनी आ जाएगी, 5। अगली दूरी कितनी आ जाएगी, 5, है ना। तो ये दूरी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5। ठीक है, 7 और 5 12, अब ठीक है। तो कुल दूरी का 1/3, कुल दूरी का 1/4, और बाकी की शेष दूरी, बाकी की दूरी कितनी शेष बोल रहे हैं। तो कुल दूरी 12 मान लें, तो 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3। तो 12 में से जब 7 दूरी यूज कर चुके हैं तो बची कितनी, 5। तो हमने क्या कर लिया, दूरी का अनुपात निकाल लिया। ठीक है। अब देखो कि दूरी हमको ऐसी लेनी थी जो 50 से भी कटे, 40 से भी, 20 से भी। तो हमें क्या निकालना है, 50, 40 और 20 का एलसीएम हमको निकालना है। तो बेटा इसका एलसीएम कितना होगा, 200। इसका एलसीएम कितना आएगा, 200। तो हम क्या करें कि हम 200 का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर दें, 200 का मल्टीप्लाई हर डिस्टेंस में कर दें। अब दूरियां ऐसी आ जाएंगी जिसमें स्पीड से प्रॉपर भाग चला जाएगा। अब सवाल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब औसत गति आप लगा सकते हो, औसत गति बराबर कुल दूरी, कितना हो गया, 800 प्लस 600 प्लस 1000। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय का भाग दोगे, दूरी में समय का भाग दोगे, तो 4×200 में 50 का भाग दोगे, 50 से 200 कटेगा 4 बार, 4 चौक 16 घंटे पहली जर्नी, 16 घंटे की। बेटा दूसरी जर्नी का ट्रेवल टाइम निकालोगे, तो 200×3 में 40 का भाग दोगे, तो 40 से 200 कटेगा 5 बार, तो 5×3=15। बात समझे आप। नहीं तो आप लिख लो, पहली यात्रा का समय कितना होगा, 4×200 में पहली यात्रा की चाल 40 का भाग दोगे 50 का, तो 50 से बटाई 4 बार कटेगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी जर्नी में भाग दोगे तो 40 से 200 कटेगा 5 बार, तो 5×3=15। ठीक है, ऐसे ही दूरी में चाल का भाग दोगे, 20 से 200 10 बार कटेगा, 10×5 कितना हो गया, 50। तो ये हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन भी लेंदी होता जाता है ना। तो ये लेंदी क्वेश्चन हो गया। अगर आप इतना कैलकुलेशन या नहीं करोगे तो ये फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो पहले ही सोच लेना है हमको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2400, और ये कितना हो गया आपका 81। 3 से काटोगे 800, और 3 से काटोगे तो 27 हो गया।
800/27, ठीक है। तो 27 का भाग दोगे आप इसमें तो कितनी बार भाई भाग जाएगा भैया? 27 का भाग दोगे तो 27 3 81 ज्यादा हो गया, 27 दूनी 54, 26 बचा 260, फिर 9 बार भाग जाएगा, 260 है ना, फिर 9 भाग जाएगा तो 29 सही 17/27 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर आ जाएगा 29 सही 17/27, ठीक है। तो देखो हमने औसत गति के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते सब तरह के सवाल देख लिए। हमने वो सवाल भी देखे जहाँ पे दूरी दी है और समय दिया है। शुरू के 2-3 सवाल हमारे वही थे। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा कि शुरुआत से हमने सवाल किए थे। और पहला सवाल था कि दूरी दे दी और समय दे दिया तो दूरी बटे समय करके औसत गति निकाल ली। दूसरा सवाल भी हमारा वही था, जाने आने की दूरी दे दी और समय दे दिया, औसत गति निकाल ली। तीसरे सवाल में उन्होंने क्या बोला था कि 3 यात्राओं का समय दे दिया था और स्पीड दे दी थी, तो 3 यात्राओं की दूरी बटे 3 यात्रा का कुल समय। तो शुरुआत के 3 सवाल बेसिक थे हमारे। फिर हमारी 2 जर्नी थी और दोनों का डिस्टेंस इक्वल था, तो हमने फॉर्मूले का यूज भी कर लिया लॉजिक से भी, 2s1s2/s1+s2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का था। छठवा भी हमारा, छठवें में क्या था कि 2 यात्राएं थी मगर दूरियां अलग अलग थी, तो हमने डिस्टेंस में चेंज किया था। डिस्टेंस हमने कैसी बनाई थी, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हमने ऐसी बना ली थी जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। नहीं तो सिंपल दूरी बटे समय करके भी आप बना सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम आगे भी हमने यही किया। डिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं हर सवाल में, तो हम डिस्टेंस में क्या करते हैं, इस स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को अपने हिसाब से कंफर्टेबल बना लेते हैं और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा वही था, भाई दोनों यात्राओं की दूरी बराबर है लेकिन लौटने की चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड हमको दी गई थी, तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर हमारी जर्नी 3 हो गई। 3 जर्नी में 2 प्रकार के सवाल आ गए, इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस है तो स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हमने अपनी मनमाफिक दूरी निकाल ली, सवाल तेजी से बन गया। यहां भी इक्वल डिस्टेंस थी तो स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हमने अपने हिसाब से डिस्टेंस तैयार कर ली और हमारा एवरेज स्पीड तेजी से निकाल आई। अगले क्वेश्चन में डिस्टेंस बेटा अलग अलग थी, डिस्टेंस अलग अलग थी तो हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया 4:3:5, और फिर इस रेशियो के टर्म में हमने स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से वो डिस्टेंस तैयार कर ली, जिससे टाइम हमारा एग्जैक्ट निकल आया, टाइम फ्रैक्शन में नहीं आया और कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड के जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, दूरी समान, दूरी असमान, 2 यात्राएं, 2 से अधिक यात्राएं, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने बना लिए, ठीक। अब हमारा नॉर्मली हमारा एवरेज स्पीड का यही प्रश्न बनता है एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा भी एक स्पेशल केस बन जाता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, शुरुआत में मैंने बताया था कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य प्रश्न, शुरुआत के 3 प्रश्न थे, फिर दूरी समान, दूरी असमान, वो भी हमने देख लिए। अब बेटा एक क्वेश्चन था समय असमान। एक क्वेश्चन क्या था, जब समय समान हो, जब समय समान हो। तो अब हम देख रहे हैं जब समय समान हो तब क्या होगा, ठीक है। तो जब समय समान हो तब क्या होगा, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो 2 यात्राओं में समय समान कब हो सकता है ना। 2 यात्राओं में समय समान होगा तो क्या सीन बनेगा। देखो औसत गति तो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब 2 यात्राओं में समय बराबर है, मैं कह रहा हूं 2 यात्राओं में समय बराबर है, तो अगर 2 यात्राओं में समय बराबर है तो आप देखो, मान लो कि एक यात्रा की चाल है 20 के एमपीएच और एक यात्रा की चाल है 30 के एमपीएच। 2 अलग अलग स्पीड दे रखी हैं, है ना। लेकिन इन दोनों स्पीड से जब हम कोई जर्नी करते हैं और समय समान आ रहा है, तो समय बेटा समान कब आ सकता है, समय समान तभी आ सकता है जब डिस्टेंस हमारी वही हो जो स्पीड है।
अगर हमारी दूरी यहाँ पर 20 किलोमीटर हो तो हमारा टाइम कितना आएगा, 1 घंटे का आएगा। और यहाँ पर भी हमारी दूरी 30 हो तब भी हमारा टाइम कितना आएगा, 1। तो बेटा समय समान तभी आ सकता है जब जो दूरी है वही चाल हो, और जो चाल 20 के एमपीएच तो दूरी 20 के एमपीएच हो, और यहाँ भी चाल 30 के एमपीएच है तो दूरी 30 के एमपीएच हो। एक छोटी सी बात दिमाग में जमा लो, है ना, छोटी सी बात दिमाग में जमा लो। जब दूरी और चाल हमारी बराबर बराबर हो जाती हैं अलग अलग केस में, तब जाके हमारा ट्रेवल टाइम भी एक जैसा हो जाता है। तो जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जहां दो यात्राओं में समय समान हो, तो हम दूरी ही मानना है हमको। हम पिछले प्रश्नों में भी दूरी मान रहे थे, तो जो चाल है वही हम दूरी मान लेंगे, है ना। तो जब जो चाल है वही हम दूरी मान लेंगे। तो बात समझ में आई आपको। यदि समय समान का प्रश्न आ जाता है, दो यात्राओं में समय समान का प्रश्न आ जाता है, तो जो चाल है वही हम दूरी मान लेंगे। तो बेटा मान लो कि क्वेश्चन हो कि मैं पहले 20 के एमपीएच से गया एक यात्रा, और फिर अगली यात्रा में 30 के एमपीएच से गया, 30 के एमपीएच से गया, और दोनों यात्राओं में मुझे समय बराबर लग रहा है, तो औसत गति क्या होगी। तो बेटा इसकी दूरी भी हम 20 किलोमीटर मान लेंगे, और इसकी दूरी भी हम 30 किलोमीटर मान लेंगे। तो औसत गति क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय कितना आएगा, 1 घंटा और 1 घंटा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करोगे तो बेटा एक और एक ये, तो कितना हो गया, 50/2 यानी कि 25। कितना हो गया, 50/2 यानी कि 25। ठीक है। तो बेटा आप ये देखो, नीचे तो हमेशा एक और एक ही आएगा, नीचे तो हमेशा एक और एक ही आएगा। तो इसी बात को मैं अगर ऐसे बोलूं कि पहली मेरी स्पीड s1 है, और तो मेरी दूरी भी कितनी होगी, s1 होगी। तो टाइम कितना लगेगा मेरे को, 1 घंटा। स्पीड दूरी बटे चाल करोगे, है ना, ये स्पीड है मेरी, ये स्पीड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्पीड मेरी अगर s2 है, तो दूसरी दूरी भी क्या मान लूंगा मैं, s2। तो यहाँ भी टाइम कितना आएगा, 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि s1 प्लस s2 बटे टोटल टाइम, एक और एक दो। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाता है, s1 प्लस s2 बटे 2। समझे आप। तो यहाँ जब दो यात्राओं में समय बराबर लगता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, s1 प्लस s2 बटे 2। तो मैं करेक्ट करता हूं, और आपको शुरुआत में ही दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, है ना। जो फॉर्मूले लिखे थे, जब दूरी समान होती है तो 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, ये कैसे बना था ये भी बताया था। और जब समय समान होता है तो फॉर्मूला बनता है s1 प्लस s2 बटे 2। ये कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे अंतिम जो दो प्रश्न बचे हैं उसको हम लेने जा रहे हैं। इस चीज को आप नोट कर लेना, दिमाग में रखना। ये एक स्पेशल केस है, नॉर्मली ये कम पेपर में देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, है ना। तो कह रहे हैं बेटा, जब वो कहते हैं जब एक व्यक्ति बराबर v1 और v2 किलोमीटर की गति से चलता है तो औसत चाल आती है 4 के एमपीएच। तो बेटा वो कह रहे हैं बराबर दूरी चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो एवरेज है 4 के एमपीएच, और गति कितनी है, v1 v2। तो जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो एवरेज क्या होता है, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, यही होता है। और ये एवरेज कितना दे रखा है, 4 के एमपीएच दे रखा है। औसत गति कब दूरी समान है, फिर कहता है जब वह इन्हीं चालों से बराबर समय में चले, टाइम इक्वल कर दिया दोनों जर्नी का, तो औसत गति बेटा कितनी आती है, 4.5। तो जब टाइम इक्वल होता है तो औसत गति क्या होती है, v1 प्लस v2 बटे 2। और ये कितना दे रहे हैं, 4.5। क्लियर है। तो आपको बताना है कि दोनों चालों का अंतर यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, है ना। यानी हमको v1 और v2 का डिफरेंस हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है v1 और v2 का अंतर क्या होगा। क्लियर है ना। तो एक बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। इसमें दोनों कंडीशन डाल दी, डिस्टेंस इक्वल तो एवरेज स्पीड 4, टाइम इक्वल तो एवरेज स्पीड 4.5। तो स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा यहां से v1 प्लस v2 का मान कितना आ जाएगा, 9। चलिए बेटा यहां 9 रख दो, और 2 दूनी 4, तो 2 9 18। तो बेटा यहां से v1 v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो एक छोटी सी बात आपको सोचनी है, और बेटा वो बात ये है
कि ऐसी वैल्यू छोटी है, हम सोच सकते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ें तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। क्या बोला हूं मैं? ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनको जोड़ने पर 9 मिले और प्रोडक्ट करने पर 18 मिले? तो आप देखिए, तो जोड़ने पे 9 मिल रहा है तो बेटा 6 और 9 होना चाहिए, 6 और 3 होना चाहिए ना, 6 और 3। और जो गुणा करने पे 18, तो 6 और 3 का बेटा गुणा करोगे तो 18 आएगा, और 6 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात समझे? तो इसका मतलब V1 6 मान लेते हैं और V2 3 मान लेते हैं। तो V1 और V2 का अंतर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3। तो बेटा आंसर कितना हो गया? 3 के एमपीएच। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन हमारा 3 के एमपीएच। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और जिसमें एवरेज स्पीड के दोनों कंसेप्ट आ गए। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस इक्वल है और एवरेज स्पीड जब हमारा टाइम इक्वल है। तो ये जो फॉर्मूले हैं याद रहेंगे तो हम निकाल ले जाएंगे इन सवालों को, है ना। तो फॉर्मूले का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, लॉजिक भी याद होने चाहिए हमको, ठीक। और इस क्वेश्चन के बाद हम लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, और उसके बाद हम मान लेंगे कि हमारा औसत गति का कंसेप्ट बहुत परफेक्टली हमने पढ़ लिया है और इसका आप रिवाइज कीजिए तो किसी एग्जाम में आपको एवरेज स्पीड में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए, तो आप आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। वो कहते हैं एक व्यक्ति कुल यात्रा का आधा भाग 15 से और बाकी का भाग 10 के एमपीएच से जा रहा है। तो बेटा दूरियां समान हो गई, दूरी समान हो गई, और इस प्रकार जो औसत चाल आए, मतलब दूरी डिस्टेंस इक्वल है, तो इस प्रकार जो औसत चाल आए उसका अनुपात उन चालों से बराबर समय में चलने से आने वाली औसत चाल के साथ निकालो। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल एवरेज स्पीड निकालो और टाइम इक्वल एवरेज स्पीड निकालो, उनका रेशियो निकाल लो। तो बेटा डिस्टेंस इक्वल एवरेज स्पीड यही होगी, और इसका अनुपात हमें किससे निकालना है? टाइम इक्वल S1 प्लस S2 बटे 2, एवरेज स्पीड से रेशियो क्या होगा ये हमको निकालना है। क्लियर है बेटा? तो आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। डिवाइड का मतलब, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो ये हो गया 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, और डिवाइड का मतलब भाग होता है, तो इनटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 2S1 प्लस S2, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे मत करो, आप तो वैल्यू रख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 बटे 2, ठीक है। तो जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो औसत गति होती है 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, और जब टाइम इक्वल होता है तो S1 प्लस S2 बटे 2 होता है। तो आप देखो बेटा इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10, 25 से 25 कट गया। अच्छा ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 12, 12 अनुपात 25 बटे 2, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा 24 अनुपात 25, 24 अनुपात 25। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया, 24 अनुपात 25, ठीक। चलिए, तो यहां पे आके हम मान लेते हैं कि हमारा औसत गति का जो कंसेप्ट था, ये पूरा चैप्टर नहीं है, याद रखिए, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये एक चैप्टर का एक हिस्सा है ना। ये एक चैप्टर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है छोटा सा, और इतना इम्पोर्टेंट है ये कि इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में हमको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको अलग से ये टारगेट करके पढ़ाया कि एवरेज स्पीड हमारा क्लियर होना चाहिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो चलते चलते आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, और चलते चलते कुछ अनअकैडमी के बारे में आपको मैं बताता हूँ, और फिर आपसे रुखसत लेने का समय आ जाएगा। तो बेटा ये मैं अनअकैडमी पर हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हम लोग MPPSC और व्यापम के सभी एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो MPPSC फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में,
एवरी मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे 8 PM पर होता है। और एनालिसिस सेशन इसका होता है 8:30 PM, है ना। और टॉप एजुकेटर के साथ में इसका एनालिसिस होता है, ठीक है। अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेती है, और ये बेटा इसके टॉप 100 रैंकर को 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है ना। कब? जब वो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। रैंक 1 से 3 तक के लोगों को 50% डिस्काउंट, और रैंक 4 से 100 तक के रैंक लोगों को 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। एग्जाम की डेट आपको दी जा रही है, और एनालिसिस की डेट भी आपको दी जा रही है ना। तो 5 दिसंबर को जो पेपर है वो 5 दिसंबर को एनालिसिस होगा, 12 दिसंबर वाले का 12 दिसंबर को एनालिसिस है, और 26 दिसंबर वाले का 26 दिसंबर को एनालिसिस होगा, ठीक है। चलिए, गुरु मार्गदर्शन एमपीपीएससी फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है ना। और इसमें एमपीजी के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर, एमपीजी के का सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। टेस्ट का टाइम दे रखा है। अपकमिंग बैच है 8 महीने का फाउंडेशन बैच। फीस के बारे में आपको एक बार मैं बता दूं, फीस के बारे में इसको एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, आज का एक स्पेशल ऑफर है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आज आप 10 दिसंबर को अगर आज आप 10 दिसंबर को 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो 24 महीने के साथ साथ 6 महीने फ्री होगा। 24 महीने के साथ साथ आपको 6 महीने फ्री मिलेगा। 24+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और उसमें भी अगर आप रेफरल कोड ABHAY अभय एस लाइव लगाते हो, अभय एस लाइव लगाते हो, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ABHAYSLIV अभय एस लाइव कोड लगाते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आज की डेट में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 24 महीने के साथ साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जबरदस्त ऑफर है आज के लिए। अच्छा, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको आफ्टर डिस्काउंट आपको 14,400 रुपये, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन 14,400 रुपये में मिल जाएगा, मात्र 14,400 रुपये में, जिसमें आप एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है आज का। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। मेरा रेफरल कोड है अभय एस लाइव, है ना। इसको आप यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर दें, शेयर भी जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और रोज ही मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके लाता रहूँगा। और आज की क्लास बस इतनी ही, और फिर हम शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।